सच्चा भारत गांवों में बसता है। गांधी जी की इन पंक्तियों में जिस गांव की बात होती है वो सिर्फ खेत जोतते किसानों का नहीं, वो सिर्फ काम करती महिलाओं का नहीं, वो गांव महज शुद्ध हवा या हरियाली का नहीं है, बल्कि गांधी जी जिस गांव और सच्चे भारत की बात करते हैं वो उसकी एकजुटता में है। जहां चाहे खुशी हो या गम, सबकी भागीदारी होती है। जहां भोजन एक उत्सव है, जहां भोज का मतलब किसी के घर का खाना नहीं बल्कि सबका हाथ लगकर बना एक स्वाद है। हमारे समाज की यही खूबसूरती है। हम उत्सव प्रेमी लोग हैं। हर 30 त्योहार, शादी ब्याह में उत्सव मनाते हैं। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की अंतिम विदाई को भी एक सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये सामूहिकता का उत्सव है, ये सामाजिकता का उत्सव है। आज बात इसी सामूहिक भोज की। देखेंगे कैसे सैकड़ों लोगों का खाना एक साथ तैयार होता है। भारतीय समाज में सामूहिकता का भाव हमेशा से रहा है। बात चाहे खेतों में पकी फसल काटने की हो, घर पर छत या मड़ई बांधने की हो, शादी ब्याह की हो या किसी की अंतिम विदाई की ही क्यों ना हो, ये सामूहिकता का भाव इस समाज की विशेषता रही है। सामूहिक भोज भी इसी आनंद को व्यक्त करने का एक तरीका है। साथ में खाना खाना, पास आने का, दो जीवों के पास में आने का, दो इंसानों के पास में आने का एक बड़ा सहज, सरल और दूरगामी माध्यम है। बहुत दूर तक ले जाता है। और आप भोजन मंत्रों में सुनेंगे, वैदिक काल से चला आ रहा है, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सब कुछ साथ साथ करें हम। तो उसी कड़ी में बिना वो श्लोक जाने, बिना उस श्लोक का अर्थ जाने, ये अंदर स्वतः स्फूर्त होता है और समाज धीरे धीरे ऐसे ही बनता है। धीरे धीरे यही सब परंपराएं बनती हैं। और बेसिकली कि हम सुख में दुख में साथ आएं, साथ उठें, साथ बैठें, साथ खाएं। भारत में इस सामूहिकता का भाव किसी क्षेत्र विशेष की खासियत नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत में एक जैसे ही मौजूद है। बस इन्हें पुकारा अलग अलग नाम से जाता है। मसलन भील आदिवासियों में सामूहिकता में किए जाने वाले काम को हलमा कहा जाता है। हलमा यानी मिलजुल कर हल निकालना। जब किसी भील को लगता है कि कोई काम उसके अकेले के बस का नहीं है तो वो गांव में हलमा बुलाता है। अगले दिन सारे गांव वाले मिलकर उसके अधूरे काम को पूरा कर देते हैं। इसके बदले में सभी गांव वालों को सादा भोजन करा दिया जाता है। अगर किसी की हैसियत नहीं है कि वो खाने का इंतजाम कर सके तो गांव के बाकी लोग वो भार भी मिलजुल कर वहन कर लेते हैं। राजस्थान में यह परंपरा लाह कहलाती है। जब फसल पक जाती है तो किसान गांव में लाह आयोजन का न्योता देता है। यहाँ भी काम करने वाले को मजदूरी नहीं दी जाती। लाह के दौरान काम करने वाले को लाही कहा जाता है। उसे सिर्फ भोजन परोसा जाता है। भोजन में राजस्थान का ठेठ खाना, लापसी, हलवा और विड़ज बनाए जाते हैं। इस दौरान गांव वाले अपनी लोक धुनों पर गाते बजाते काम करते हैं और लाहियों के लिए खाना भी खेतों में तैयार किया जाता है। इसे बनाने में महिलाओं से लेकर बच्चों तक सभी का सहयोग होता है। यही परंपरा जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पहुंचती है तो सहाय कहलाती है और जो लोग इसमें मदद करते हैं उन्हें सहिया कहते हैं। यहाँ भी काम करने वालों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। पंजाब में सांझे चूल्हे का चलन रहा है। एक बड़ा सा तंदूर जलाया जाता है। महिलाएं अपने घर से गुथा हुआ आटा ले आती हैं, तंदूर के चारों ओर खड़ी हो जाती हैं। तंदूर में रोटियां पकती हैं और गांव समाज की बातें भी हो जाती हैं। एक पंथ दो काज। कम ईंधन में सबका काम हो जाता है और सद्भाव का संवाद भी बना रहता है। ऐसा माना जाता है कि सिखों के गुरु श्री गुरु नानक ने इस परंपरा को बढ़ावा दिया था ताकि जात पात का भेद कम हो सके।
इससे आधुनिक निष्कर्ष ये भी निकला कि कम ईंधन का मतलब है पेड़ों की कम कटाई और कम पेड़ों की कटाई का मतलब है पर्यावरण की रक्षा। हमारे यहाँ तो अब तो बंद कम हो गया, नहीं तो पहले तो बारात भी जाती थी गांव से, तो सब लोग गांव अपने बारात की व्यवस्था खुद करके जाते थे। सब लोग घर घर से बिस्तर मांगते थे। गांव में बारात आती थी तो घर घर से बारातियों के लिए चारपाई मांगते थे। 200, 400, 500 लोगों के लिए खाना बनाना है तो गांव में घर घर से बर्तन मांगते थे। घर घर की औरतें आकर के उसको खाना बनाने में सहयोग करती थी। आधुनिकता की होड़ में अब धीरे धीरे परंपराएं भले ही लुप्त होती जा रही हों, लेकिन इसका असर भारतीय मानस में इतना गहरा है कि कोरोना काल में भी जब भरी गर्मी में मजदूर पलायन कर रहे थे तो देश के कई गांवों में सामूहिक किचन लगाकर उनके लिए भोजन तैयार किया गया। ये काम पूरी तरह स्वप्रेरित था। यही बात है जिसने हमें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने की ताकत दी। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कैसे एक महिला के सम्मान में सैकड़ों गांव वाले जमा हो रहे हैं और सामूहिक भोज तैयार हो रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हम मौजूद हैं गंगा पथ के शहर प्रयागराज में। मांडा तहसील के एक गांव तिसेन में सीता देवी की अंतिम विदाई हुई है। 100 साल के शानदार जीवन के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें गए 1 बरस हो गया और आसपास के गांवों के सैकड़ों हजारों लोग उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने आ रहे हैं। उसका जीवन पूर्ण सामाजिक, पूर्ण धार्मिक और पूरी तरह घरेलू था। 3 तहसील में उसके जानने वाले नाते रिश्तेदार और भी लोग, और जो भी जानता था उसको, वो व्यापक रूप से पूरे जमुना फार क्षेत्र में जो जानता था उसके लिए वो माई ही थी। हम हर चीज का उत्सव मनाते हैं। परमात्मा के हर उपहार को स्वीकार करने का हमारा तरीका उत्सव मनाना ही तो है। जीवन उसका उपहार है, शरीर उसका उपहार है, आत्मा उसका उपहार है, और इस उपहार को स्वीकार कर सामूहिकता और सामाजिकता ही हमारा उत्सव है। हम शरीर को प्रेम करते हैं, हम आत्मा को प्रेम करते हैं, हम होने को भी प्रेम करते हैं और ना होने को भी। बस इसी तरह उत्सव जारी रहता है। सीता देवी का जीवन बताता है कि जन्म और मृत्यु के बीच के छोटे से अंतराल में जीवन सीमित नहीं होता। इसके विपरीत जन्म और मृत्यु अनंत जीवन के छोटे छोटे पड़ाव हैं। आज से 70 साल पहले का भारत, और उसमें उत्तर प्रदेश का एक अत्यंत इंटीरियर सा एरिया, और वहाँ पर एक महिला 25 साल की अपने 3 छोटे बच्चों के साथ, और खेत खलिहान जमींदारी वो सब संभालना, गांव को लीड करना, उनको संभालना, उनको दिशा देना। उसने कमर कसी और पूरा जीवन उसने सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, पूरे गांव को, और अपने ही गांव को नहीं, अपने अगल बगल के जो 7, 8, 10 गांव हैं वहाँ पर वो माई के रूप में प्रतिष्ठित हुई। वो पूरे गांव ने उसको अपनी माई माना। हर एक के सुख दुख में शरीक रहना, हर एक को दिशा दिखाना, हर एक की साथ संभाल करना। और वो बड़ा ही अलग व्यक्तित्व था। पुरुष प्रधान समाज है,
आज, और वो 70 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, और ऐसे इंटीरियर एरिया में जहाँ पे 12 साल का बच्चा हुआ तो वो खेत संभालने लगेगा, और 12 साल की बच्ची हुई तो उसकी शादी हो जाएगी। ऐसे माहौल में उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, और ऑफ कोर्स उसको ताने सुनने को मिले होंगे, कमेंट्स सुनने को मिले होंगे, लोगों ने उनको अपने सलाहें दी होंगी कि आप क्या करिए क्या नहीं करिए, और उसके बावजूद उन्होंने वो करने की कोशिश करी, न सिर्फ अपने बच्चों के साथ बल्कि आसपास के बहुत ढेर सारे बच्चों के साथ, और इसलिए पूरा एरिया उनको माई कहता था। मृत्यु का उत्सव मनाना हमें यह समझाता है कि जीवन में डरने जैसा कुछ नहीं है। गंगापथ के समाज में यह ज्यादा देखने को मिलता है। इसे समझना बेहद आसान है। गंगा में एक डुबकी आपको सारे पापों से मुक्त कर देती है और हम जीवन में नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गंगा पाप मुक्त करती है। इस विचार ने ही मनोविज्ञान की पश्चिमी दृष्टि को यहाँ जड़ें नहीं जमाने दी। गंगा मन को साफ रखती है और गंगा की मिट्टी में बनने वाला भोजन हमारी सेहत का पूरा ध्यान रखता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो लोग यहाँ से लेके गंगा जी तक जाते हैं, साथ ले जाते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं, दाह संस्कार में सम्मिलित होता है गांव। अगर थोड़ा सा और प्रशस्त हुआ तो जो 4-6 गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं गंगा जी के तट तक। ये चलता है। फिर उसकी और क्रियाएं जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें एकादशाह होता है, क्षौर कर्म होता है, ये भी सब सामूहिक होता है। व्यक्ति तक नहीं सीमित रहता वो, जैसा उसका व्यवहार रहा है। तो हर क्रिया में लोग इसमें सहयोग करते हैं, सम्मिलित होते हैं, और उसकी पूर्णाहुति होती है 13वीं से 13वें दिन भोजन होता है, भंडारा होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर गांव समाज के लोग सभी जरूरत का सामान लेकर पहुंचते थे। इसका दायरा पहले और भी व्यापक था। परिचित और रिश्तेदार क्षमता अनुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर मृतक के घर पहुंचते थे। लोगों द्वारा लाई गई तरह तरह की खाद्य सामग्री बनाकर ही समाज को खिलाई जाती थी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों का कोऑपरेशन रहता है भरपूर सामाजिक रूप से। अब नई परंपरा में तो ठेकेदारी प्रथा हो गई है, मिठाई वाला भी आ रहा है, खाना बनाने वाला भी आ रहा है, लेकिन पहले गांव की औरतें मिलके, पुरुष मिलके सब्जी, पूड़ी, मिठाई जो भी बनना होता था वो बना लेते थे। अभी भी बनाते हैं। बनाने के बाद वो उसको रखते हैं, फिर परोसते हैं। इसमें किसी सर्विसमैन की आवश्यकता नहीं होती कि सर्विस वाला पकड़ा जाए, कोई गांव वाले सब कर लेते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, गांव भर से जो लोग सामूहिक भोज के लिए जुटते हैं उनके अपने टोले हैं, और हर टोले की एक खूबी होती है। यहाँ पर जो कुछ भी है ज़्यादातर तो गांव के लोगों का वही आते हैं, वही सब गांव की औरतें आकर के वो बनाती हैं, गांव के लोग आकर के सारे भोजन की तैयारी करते हैं सामूहिक। और अलग अलग टोले की विशेषता है, कोई सब्जी के विशेषता है, कोई पूड़ी बनाने का विशेषज्ञ है, कोई और मीठा बनाने का विशेषज्ञ है, और अलग अलग टोले के हिसाब से लोगों का एक रहता है कि भाई ये लोग मिल करके सब्जी बना देंगे, ये लोग मीठा बना देंगे, ये लोग पूड़ी बना देंगे, और ऐसा करके और पूरा सब तैयारी होती है। शादी ब्याह के अवसर पे जो लोग जुटते हैं वो एक खुशी के साथ में आते हैं, लेकिन दुख में भी लोग आते हैं, और वार्षिकी में भी आते हैं, 13वीं में भी आते हैं। वो दुख बांटने का एक परंपरा चली आ रही है कि लोगों को भोजन कराने से मृत आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसा उस उद्देश्य से करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक और सबके लिए एक दूसरे से मिलने जुलने का एक अवसर बन जाता है, और इसके नाते से ये परंपरा यहाँ पे अभी भी पहले जैसी चली आ रही है। माई की बरसी की तैयारियां चल रही हैं। सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर तैयार हो गई हैं। कचौड़ियाँ निकाली जा रही हैं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक सूखी सब्जी जो इस क्षेत्र की खासियत है, जिसे कहते हैं आलू भाटा और पालक की सब्जी, जो बहुत बड़े पैमाने पर बनती है, जिसमें ना तेल लगता है, ना कोई मसाला लगता है, ना नमक, ना मिर्च।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सामुदायिक भोजन बनाने वाले लोग अब तेजी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में भी हलवाई बुलवाकर खाना बनाने का चलन बढ़ा है। फिर भी सूखी सब्जी बनाना एक आर्ट है और वह अनुभव से ही आता है। इस सीजन में पालक और भाटा यानी बैगन के उपलब्ध रहने से आलू भाटा पालक की सब्जी बनाई जाती है। वहीं गर्मियों में इसी तरह का भोजन कोहड़ा यानी कद्दू से बनता है। कद्दू की सब्जी भी ठीक इसी तरह बनाई जाती है, जिसमें तेल, नमक, मिर्च कुछ नहीं डाला जाता। सब्जी में नमक मिर्च न डालने के पीछे मोटे तौर पर 2 कारण हैं। एक तो विराट के लिए बनाना होता है, तो उसमें कितना मिर्च कितना मसाला तो वो तो जानता है हलवाई, जो उसका प्रोफेशनल आदमी है। गांव के लोग नहीं जानते, इसलिए नमक। दूसरा का यह था कि पहले लोग नमक मिश्रित भोजन नहीं करते थे। कोई नमक अपने से मिलाए तो वो अपने टेस्ट से मिलाएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि वो जूठा नहीं माना जाएगा जब तक नमक उसमें नहीं मिला है। कोई भी उसको परस सकता है, कोई भी खा सकता था। भंडारा होता है, जुटते हैं लोग, इकट्ठा होते हैं, और सब वही 6 महीना तो कुम्हड़ा की सब्जी बनाते हैं, सूखी सब्जी। तो जाड़े में भाटा, आलू, पालक की सब्जी बनाते हैं और कढ़ाई में उबाल देते हैं। क्या होता है कि समस्त क्या भोजन अपने आप ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है। आलू और बैगन के ऊपर पालक को इस तरह लेयर में रखा जाएगा। कारण यह है कि पालक का अपना पानी होता है। जब नीचे से भाप उठेगी, गर्मी होगी, तो ये पानी अपना छोड़कर इससे नीचे आलू को और बैगन को तेजी से गलाएगा। इस पूरी सब्जी में आलू डाले गए हैं, फिर बैगन डाले गए हैं बड़े बड़े टुकड़े काट के। ऊपर से पालक की ये लेयर है। इसके पीछे जो विज्ञान काम करता है वो यही है कि नीचे से जो भाप निकल रही है वो ये पालक इसको बाहर नहीं निकलने देगी, और पालक का अपना वाटर कंटेंट होता है, ये पिघल के धीरे धीरे गलते हुए पानी को छोड़ेगी, जिससे आलू और बैगन तेज़ी से पकेंगे। ये जो सब्जी आप देख रहे हैं बनते हुए, इसको सूखी सब्जी कहते हैं स्थानीय भाषा में। मोटे तौर पर इसे आलू, भाटा और पालक की सब्जी कहा जाता है। इस सब्जी में ना तेल डलता है, ना कोई मसाला डलता है, यहाँ तक कि इसमें नमक और मिर्च भी नहीं डाला जाता। इसे सिर्फ पकाया जाता है। इस सब्जी को पकाने के कुछ ही एक्सपर्ट अब बचे हैं गंगा बेल्ट में। हमारे साथ ननकू राम जी हैं और उनके साथी हैं। यूँ समझिए कि शायद ये आखिरी पीढ़ी है जो इस तरह की सब्जी को इतनी कुशलता से बना पा रही है। नए लोग इन सब्जियों में शायद रुचि कम लेते हैं। समाज में, गांव, ग्रामीण भारत में भी कैटरिंग सर्विस और हलवाई जो है एक तरह से इंट्रोड्यूस हो गए हैं। ननकू राम जी, इस सब्जी के बारे में बताइए, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इस सब्जी के बारे में आप बताएं हमका। सब्जी एक सूखी सब्जी है। हाँ, सूखी सब्जी में जैसे कि अब सूख गया, बर्तन में रखा गया, और उसके बाद में जब आदमी बैठ यही समाज जैसे बैठ जाए तो वो बाल्टी में आदमी लोग लेकर कलछुल से दे चला जाही। तो उनके जब पत्तल में पड़ गया तो वो का काम करे कि नमक मर्चा जो है अलग से माना मिलेगा, तो वो अपने से वो हमें नमक भराई कर मिलाई कर जना
तब भोजन करी। नमक मिर्चा वो अपना अंदाज से डाल ले उसी में खाते अंदाज समय। वो डाले, नमक दिया जाए, मिर्चा दिया जाए, चटनी दिया जाए, वो अपने अंदाज से इसमें मिलाकर कि तब भोजन करी। तो ये सब्जी जितना बन रहा है ये कितने आदमी के लिए पर्याप्त है? ये 500 के पार है। 500 लोग इस सब्जी को खाएंगे और ऐसे ही ये दूसरी तीसरी बार बन रही है। आज कितना 3-4 हजार लोगों का भोजन तैयार होना है। हाँ। किन मौकों पे इस सब्जी को बनाते हैं गांव देहात में? जैसे हमारे के मौका परोजन पड़ा, शादी ब्याह पड़ा, तो हमें हलवाई लगा देते हैं। शादी ब्याह में पहले बनता था, अब हलवाई लगा देते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, तो पहले हमारे लोग का ऐसे ही बनता रहा। हाँ। अब हलवाई हो गया तो हलवाई बनाए दे, हलवाई सिस्टम दे दे हैं। और जैसे मन्नी का नहीं तेरही है तो उसमें ऐसे चुरा जाता है। तेरही बरसी में जहाँ हाँ, तो ये ऐसे चुरा जाता है। एक गांव को लोग चुराते, हमें हलवाई नहीं, हम लोग है, हम लोग गांव के आदमी हैं। हाँ। हम लोग यही आए हैं कि अपना सब्जी अपने से हमसे जैसे है कि भैया चलो हमारे सब्जी हमारा काम करो, देखो सब्जी चुराओ, तो ये चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर हलवाई न हुए। हम लोग ये साग सूखी सब्जी लोग हम लोग बनाते हैं। गांव वाले ही आपस में मिलकर इसको कर लेते हैं। जैसे गांव में भी नहीं पूरा बात है कि जैसे हितुआ भल बना है तो आई के अपन बनाओ था। ये एक सामाजिक सहकारिता, सामाजिक सहभागिता और सामाजिक दायित्व का एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि ग्रामीण भारत में आज भी सरोकारों के लिए, बड़े आयोजनों के लिए बहुत ज़्यादा बाजार पर डिपेंडेंसी नहीं रहती। लोग आपस में ही एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हाथ बटाते हैं और इतने लोगों का भोजन तैयार हो जाता है। अब इस आलू, भाटा और पालक की सब्जी को इन पत्तलों से ढका जा रहा है और इसके पीछे भी कारण वही है कि भाप को बाहर निकलने से रोका जाए। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सब्जी भाप के भरोसे ही पक पाती है। कितना देर लगेगा नंदूलाल जी इसको पकने में? करीब 1-1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में ये सब्जी पक जाएगी? 1.5 घंटे में पक जाएगा। गांव में होने वाले शादी ब्याह और दूसरे कार्यक्रमों में हलवाई द्वारा बनाए गए तेल मसाले के खाने को सजावट के तौर पर ही देखा जाता है। थाली का सुपरहिट फूड तो सूखी सब्जी ही होती है। बाकी जो अब सब्जियां बनती हैं वो शायद जिसे किसी चीज़ का श्रृंगार करते हैं, तो ऐसे भोजन के श्रृंगार के रूप में वो सब एडिशनल चीज़ें बनती हैं। लेकिन मूल जो है वो पारंपरिक, वो हमारे यहाँ की पतली पूड़ी और कचौड़ी और ये जो सूखी सब्जी, सादी सब्जी बनती है बिना मसाले, बिना तेल के, उसके प्रति और अद्भुत स्वाद होता है इसका। नहीं बुझी न टूटी दुख से और नहीं भ्रम से अवकाश, सुख दुख लगते थे माई को जैसे हों धरती आकाश। दक्षिण की वह दृढ़ पठार सी, उत्तर की कोमल माटी, जल सी मृदु गतिमान किरण सी, रम्य मनोहर गिरिघाटी। कोमल तन कठोर था जीवन, संयम मृदुल मनोहर रूप, बनी छांव खुद सबके हित में, सहती रही निरंतर धूप। आज नहीं तुम किंतु अमर है तेरे तब के सब उपहार। मरते होंगे लोग किंतु है माई का आंचल सब संसार। तिसे समूचा हाथ जोड़कर करता अंतिम तुझे प्रणाम, भारी मन से विदा दे रहा है माई की छवि अविराम। स्मृति भूल नहीं पाएगी माई तेरा भाव ललाम, विदा तुम्हें भीगे नैनों से शत शत माई तुम्हें प्रणाम।